तो हम सभी एक बार गायत्री मंत्र के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज सभी बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज की कक्षा का अगर हम आरंभ करें जी भैया, वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अगर मिल जाता तो। जी दीदी, मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ। अमन भैया बना सकते हैं पोस्ट। अच्छा, हाँ जी, आ रहा है, स्क्रीन का ऑप्शन आ गया जी। भैया स्क्रीन दिख रहा है? जी दीदी, दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पिछली अनाटमी और फिजियोलॉजी के क्लास में भी थोड़ी चर्चा की थी, पर वो बहुत ही कम हमने उसको डिटेल्स में देखा था। बट इस कक्षा में हम नर्वस सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे जी। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स या उसके किसी और चीज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो नर्वस सिस्टम का जो हम सबसे बड़ा फंक्शन जो हम सभी जानते हैं वो है सोचना, विचार, हमारी इंटेलिजेंस। ये सब कुछ हमारी नर्वस सिस्टम का एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। दूसरा, हमारे मूवमेंट्स को, हमारे मसल्स को कंट्रोल करना। ये कैसे हम चलते हैं, उठते हैं, ये सारे मूवमेंट्स जो हैं ये भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और तीसरा जो एक मेन फंक्शन जो हमारे नर्वस सिस्टम का है वो है हमारे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल में रखना। वो कैसे करता है? मेनली हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू। हम सभी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जो हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है वो हमारे पूरे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब हमने अपने नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को जान लिया तो अब इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हम देखें तो हमें अपने अगर डिवाइड करना है नर्वस सिस्टम को तो दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है मेनली, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर देखना चाहें तो अगर अपनी शरीर के बीचों बीच हम एक सीधी रेखा खींच दें तो वो रेखा जो जिस जिस अंग से पास करेगी नर्वस सिस्टम के वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। तो क्या क्या आ गया उसमें? हमारी ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नसें निकलती हैं, जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, वो सब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस चित्र में जैसा हम देख सकते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम को हमने पेरिफेरल और सेंट्रल में बांट दिया। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग दो और हिस्सों में बांट सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किस चीज से हमारा रिलेटेड है? सबसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब आंख, नाक, कान, टच, टेस्ट, ये जितने भी जो हमारे सेंसेस हैं इन सबको जो कंट्रोल करता है वो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारे मसल, ब्रेन से मसल का जो कनेक्शन होता है वो भी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही देता है।
चलिए, ये हो गई हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। अब चलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ओर। जैसा कि ये नाम ही हमें बता रहा है, इस ऑटो मतलब स्वचालित, खुद रेगुलेट होने वाला। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के जितने भी हमारे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेशन हो, चाहे ऐसे कुछ भी, वो सारा हमारा यही नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, जो दो नाम हम बहुत ही जाने पहचाने हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है, उसका काम होता है कि जब हम, अगर हमारी ब्रेन को लगता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। और अगर हम किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं, या हमें कोई ऐसी सिचुएशन फेस करें जहां हमारे पे खतरा है, ये सारी सिचुएशंस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये हमारे बॉडी में क्या चेंजेस लाता है? सबसे पहले हमारे जो हार्ट है, उसकी हार्ट रेट बढ़ा देगा, उसकी हमारी जो है हार्ट रेट को बढ़ा के क्या करता है कि हमारा हार्ट ज्यादा खून हमारे सारे अंगों को भेजता है। कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ये? सबसे पहले हमारे ब्रेन में ज्यादा खून जाता है, तो हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, हम और अच्छे से सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। प्लस हमारी मसल्स में भी ज्यादा खून जाता है, ताकि हम कोई भी काम को पूरा कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारे सांस लेने की जो रिदम है, या फिर मतलब जो हम 1 मिनट में जितनी सांस लेते हैं, वो भी बढ़ा देता है। उससे क्या होता है? उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, हम ज्यादा तेज सांस लेते हैं तो हमारी ज्यादा बॉडी हमारी ऑक्सीजन रहता है। और ये जो है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम के लिए और भी अच्छा होता है। इसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। ये हमारे बीपी को बढ़ाता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो हमारा बीपी हाई रहेगा। देन देन आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर। अगर जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हमारा हार्ट रेट बढ़ाया था, ब्रीदिंग बढ़ाया था, तो हम हमेशा तो उस स्टेट में रहते नहीं है। तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ठीक ऑपोजिट इफेक्ट्स देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे हार्ट रेट को कम करेगा, ब्रीदिंग को कम करेगा, हमारे बीपी को कम करेगा। प्लस डाइजेशन जो हमारा है, जो कि हमारे लिए पाचन प्रक्रिया हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए है, वो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमारे हम जो सोते हैं, उस समय जो हमारे बॉडी में प्रक्रिया चलती है, वो मेनली हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स और उसके फंक्शंस। अब हम चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसा हमने देखा था कि दो मेन हिस्से हैं, जो कि है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्रेन की ओर। ब्रेन जो है, ब्रेन अगर हम देखें, तो उसको हम उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट के हिसाब से तीन और हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब क्या है? फोर मतलब आगे का हिस्सा। तो ये जो ब्रेन है, हमारे सबसे ऊपर और आगे का जो हिस्सा हमारी ब्रेन का है, उसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा सेरिब्रम यानी कि हमारा जो कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, वो आता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसी का हिस्सा है। और हमारा लिम्बिक सिस्टम भी हमारे फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। ठीक है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड मतलब पिछला हिस्सा, तो हमारे ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है और मिड ब्रेन, ये दोनों मिला के हमारे ब्रेन स्टेम को बनाता है। ठीक, हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। चलिए, तो जब हमने अपने जो ब्रेन है उसके मेन स्ट्रक्चर को देखा, जो बेसिक स्ट्रक्चर को देखा, तो अब वो कैसा दिखता है ऊपर से, इसको देखते हैं। अगर हम ब्रेन को सिर्फ ऊपर से देखें, अपने अपने जो स्कल का ऊपर का पार्ट है उसको हटा के देखें,
देखें तो हमें हमारी ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है। इसमें हम मेनली सेरिब्रम को देख रहे हैं अपने, ठीक है। और जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दो भाग में बटा हुआ है, जिसको हम दो गोलार्ध यानी दो हेमिस्फीयर का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम साइड से अपनी ब्रेन को देखें तो हमारी हमारी ब्रेन हमें कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें हम सेरिब्रम, सेरिबेलम और अपना ब्रेन स्टेम को देख सकते हैं। जी चलते हैं इस चित्र की ओर। अगर हम अपना पहला चित्र याद करें तो इसमें हमने दो गोलार्ध देखे थे। अब इन दोनों को अगर हम अलग कर दें और उसके बीच की सतह को देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस चित्र में जैसा हम देख सकते हैं कि उन दो हेमिस्फीयर के दो गोलार्ध के जो बीच का हिस्सा है, उसी में हमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, क्या हेलो जी दीदी आ रही है, आ रही है। भैया थोड़ा नेटवर्क इशू है एक्चुअली यहाँ पे। जी है वो से ही बना है। और ये जो नर्वस है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब अगर हम इस चित्र को देखें तो हम मेनली देख सकते हैं कि नर्वस न्यूरॉन के दो पार्ट हम देख सकते हैं। एक ये गोला जैसा पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, जिसमें कि इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस यानी डीएनए होता है। तो अगर डीएनए है तो मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल सेल बॉडी में है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इस दूसरे हिस्से को देखें, जो कि एक लंबा लंबा सा हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। अब अगर हम इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्ट्स जो है न्यूरॉन के, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे जो डिविजन्स हैं। ये इसलिए है ताकि हमारा एक ही न्यूरॉन एक समय पे बहुत सारे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन पास कर सके, ताकि हम बहुत ही जल्दी कोई भी डिसीजन ले सके या बहुत ही जल्दी किसी भी काम को कर सके, ठीक। अब अगर हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही कॉमन शब्द जो हम सुनते हैं वो है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर जो शब्द है, अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें? एक एक तरफ हमें मिलेगा न्यूरो, न्यूरो जो हमने न्यूरॉन से लिया है, और ट्रांसमीटर मतलब जो कोई भी इंफॉर्मेशन एक एक से दूसरे तक पहुंचाता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर का अर्थ है वो केमिकल्स जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये तो हुई दो न्यूरॉन्स के बीच की बात। लेकिन इस न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है? वो है बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और जो हिस्सा जो हम हमारे ब्रेन डिस्कशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है आखिर। तो हमने देखा था कि हमारे न्यूरॉन के दो हिस्से बड़े बड़े, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन। तो जहां भी हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, उस वो जो है उस पार्ट को हम ग्रे मैटर बोलते हैं। और ये देखने में जो दूसरे ब्रेन के हिस्से हैं उससे थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तो अगर सेल बॉडी ग्रे मैटर में है तो हमारा एक्सॉन जो है वो व्हाइट मैटर में होता है, ठीक है। एक्सॉन्स जो होते हैं हमारे न्यूरॉन के, ये बहुत ही ज्यादा अलग अलग साइजेस के भी मिलते हैं आपको। कुछ मिलीमीटर से लेके 1 मीटर या उससे बड़े भी लेंथ में ये हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी के हर पार्ट तक इन्हें पहुंचना है, इसीलिए कुछ मीटर से लंबे भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो अब हमने जब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर देख लिया, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर ब्रेन के स्ट्रक्चर की ओर। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम हमने बोला था कि हमारे फोर ब्रेन का एक हिस्सा है, और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो हम बाहर से सबसे ज्यादा इसी हिस्से को देखते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि सेरिब्रम ही दो गोलार्ध में डिवाइडेड है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। ठीक ना, इसके फंक्शन क्या है? सेरेब्रम ऑलमोस्ट हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं वो सेरेब्रम के ही हैं। तो क्या हमने इसके मेन फंक्शंस देखे थे? इंटेलिजेंस, प्लानिंग, थिंकिंग, जितने मूवमेंट्स हैं हमारे, जो भी हम सीखते हैं, मेमोरी, ये सारे फंक्शंस जो हैं एक तरह से सेरेब्रम के ही अंडर आते हैं। अब हमने देखा था कि दो हेमिस्फीयर्स है हमारे फोर ब्रेन के, पर हमारी ब्रेन तो दो अलग अलग हिस्सों की तरह एक्ट नहीं करती है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों हिस्सों के बीच नर्व फाइबर्स हैं जो दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं, और उन फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और यही फाइबर्स कारण है कि हमारे दोनों तरफ की जो हेमिस्फीयर्स हैं या गोलार्ध हैं वो एक ब्रेन की तरह काम करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं जी सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारी ब्रेन का, इसीलिए हम लोगों ने उसको फंक्शन के हिसाब से लोब्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ ये अगर हम देखें तो चार मेन लोब्स होते हैं हमारे सेरेब्रम में, जिसमें अगर हम पहला देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो सबसे आगे वाला और सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या है? प्लानिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, हमारी पर्सनालिटी, ये सारी चीजें जो है, जितनी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हैं, वो फ्रंटल लोब जो हमारा सेरिब्रम का है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर हम इस पर्पल कलर के एरिया को देखें, नंबर 2 एरिया को, तो इसको हम बोलते हैं पेराइटल लोब। पेराइटल लोब का मतलब है कि हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, या जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसे हम कैसे समझते हैं, ये जो है अंडरस्टैंडिंग हमारी पेराइटल लोब पर डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर हम सबसे पीछे वाले हिस्से पे चले, सबसे पीछे वाले लोब पे चले, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विजन से रिलेटेड है। सिर्फ जो हम देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, और जब हमें जरूरत है तो उससे वापस लेना, ये काम हमारे ऑक्सीपिटल लोब का है। ठीक, अब अगर हम चौथे और आखिरी लोब की ओर आए, जो कि एक और बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे सेरिब्रम का, वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी लैंग्वेज, यानी हम कितने अच्छे से अपनी बात को बता सकते हैं या कितने अच्छे से किसी चीज को समझ सकते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब जो हमने अभी पढ़ा वो कितने देर तक अभी हमारे ब्रेन में रहेगा, ये जो है टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं जी। अब इस चित्र में हम कुछ देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स आखिर होती क्या है? हमने जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी देखा था, तो हमने ये जाना था कि जो न्यूरॉन होता है उसमें इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रैवल करती है। तो दैट मीन्स कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या जो भी चीज कर रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रिकल हलचल है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन की, उसको साइंटिस्ट ने जब मशीन के थ्रू रिकॉर्ड किया और उसको एक ग्राफ का रूप दे दिया, तो हमें मिलती है हमारी ब्रेन वेव्स। ठीक है, ब्रेन वेव्स। नाउ अगर एक नॉर्मल इंसान जो कि अभी काम कर रहा है, अलर्ट है, वो हमेशा बीटा वेव्स में रहता है। बीटा वेव्स आप देख सकते हैं, ये जो हरे कलर की जो हमने वेव्स दिखाई हैं, वही जी। अब अगर हम ये बीटा वेव्स के बारे में देखते हैं, पर जो इंसान ध्यान करता है, साधना करता है, मेडिटेशन करता है, उसमें देखा गया है कि धीरे धीरे हमारी ब्रेन वेव्स जो है बीटा से चेंज होकर
अल्फा की ओर जाने लगती हैं। ना अल्फा वेव्स क्या है? अल्फा में हम देख सकते हैं कि ये ब्रेन वेव्स हमारे बीटा वेव्स से धीरे हैं, थोड़े धीरे हैं, लेकिन इस अगर हमारी ब्रेन इस वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि हम बहुत ही उस टाइम काम है और हम रिलैक्स्ड हैं। और ये जो फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब बीटा वेव्स होती है तो हमारी बॉडी इवन तो अलर्ट है, पर उस टाइम हम ज्यादा सीख नहीं सकते, क्योंकि हम रिलैक्स नहीं है, हमारी ब्रेन कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। तो इसीलिए अल्फा वेव्स जो है वो बहुत ही अच्छी वेव्स होती हैं, जिस समय हम सीख सकते हैं। उसके बाद थीटा वेव्स जो है, थीटा वेव्स जो है ये मेनली जब हम लोग सोते हैं या फिर सोते हैं, या फिर हम लोग जब डीप मेडिटेशन में होते हैं, बहुत ही ज्यादा गहरी, तब हम थीटा हमारी वेव्स थीटा वेव हमारी ब्रेन थीटा वेव्स प्रोड्यूस करती है। ठीक। और अगर हम डेल्टा पे जाएं, तो डेल्टा वेव्स जो है ये यूजुअली अडल्ट्स में बहुत कम को मिलती है, लेकिन बच्चे जब सोते हैं तो डेल्टा वेव्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब अगर हम एक चीज देखें तो बीटा वेव्स जो हमारी है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अंतर है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। ये दिखाता है कि हमारी ब्रेन की जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक तरह की ब्रेन वेव्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर पार्ट अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि हमारा अगर हम किसी चीज पे फोकस करना चाहें तो वो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारे हर ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरफ फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से हम कभी भी एक बहुत हाई लेवल फोकस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब अगर हम इस पे मेडिटेशन का इस पे असर देखें तो क्या होता है? जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो ये ब्रेन वेव्स जो हैं, जो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह की प्रोड्यूस कर रहे थे, अब एक साथ एक धीरे धीरे एक तरह की वेव्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा पूरा जो ब्रेन है वो एक तरह की ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे ब्रेन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि सब कुछ एक साथ एक तरह की ब्रेन वेव्स निकाल रहा है। और जब एनर्जी निकल रही है, उससे वाइब्रेशंस भी होती हैं। ठीक। और हमारे बॉडी के हर सेल में एनर्जी होती है और वो वाइब्रेट करता है। इसीलिए मेडिटेशन करने से अगर हमारी ब्रेन वेव्स इतनी सिंक्रोनाइज्ड हो जाएं कि वो सारी एक तरह की ब्रेन वेव्स निकालने लगे, तो वो कंपन जो पैदा होती है, उससे हम अपने पूरे बॉडी के सेल्स को उसी वाइब्रेशन पे सेट कर सकते हैं, और जो चाहे अपने बॉडी के बारे में टारगेट करके बदल सकते हैं। ठीक। चलिए, अब हम आगे चल के देखते हैं अपने ब्रेन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि है थैलेमस। थैलेमस जो है, अगर इस चित्र में हम देखें तो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे है और मिड ब्रेन के ऊपर है। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करना। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में जानी है पहले थैलेमस में जाती है, वो वहां से अलग अलग ब्रेन के हिस्सों में जो इंफॉर्मेशन जानी है अलग अलग लोब्स में उसको भेज देता है। और इसीलिए थैलेमस को रिले स्टेशन भी हमारे ब्रेन का कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे सेंसरी और मोटर, मतलब कि हम जो सेंसेस हमारे जो सेंसेस हैं और जो हमारा मोटर फंक्शन है, उसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम थैलेमस ही करता है। और हमारी ब्रेन वेव्स जो कि हम ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम से जो रिकॉर्ड करते हैं, उनको एक सिंक में लाना, एक तरह के वेव्स में लाने का काम भी थैलेमस ही करता है। ठीक। चलिए, अब इस चित्र के बारे में जानने से पहले एक जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा, हमारे जो पीनियल ग्लैंड है, एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है जो कि मेडिकल साइंस के पास जितने जितने भी पेन किलर्स हैं, उससे 200 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है। ठीक।
लेकिन हम या एक नॉर्मल इंसान जो है उस केमिकल का रिलीज कब होगा या कैसे उसको किसी पार्ट तक पहुंचाना है ये कंट्रोल नहीं कर सकता। जब हमारी बॉडी को लगता है तो वो अपने आप ही उसको रिलीज करती है। लेकिन अब चलिए अब एक तथ्य को जानने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हम देखेंगे कि थैलेमस जो हमारा है और पीनियल, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा कनेक्शन है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं थैलेमिक गेट। अब इसका महत्व क्या है? हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स की डेंसिटी है, मतलब कि जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो सबसे ज्यादा है, उनमें से एक जगह ये थैलेमिक गेट है। ये देखा गया है कि जब कोई इंसान, ये न्यूरो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जो एक इंसान ध्यान या मेडिटेशन और योग कुछ हजार घंटे को क्रॉस कर गया था, तब सडनली हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है या फिर इम्पल्सेस जो है इस गेट के थ्रू भेजी। तो क्या हुआ कि जो एक नॉर्मल इंसान में ये थैलेमिक गेट या जो ये न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, उस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से खुल गए। और ये खुलने के बाद देखा गया कि ब्रेन से अपने नॉर्मल एनर्जी से 40,000 गुना ज्यादा एनर्जी निकलने लगी। 40,000 गुना। अब इससे क्या हुआ? और जैसे ही न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा कि ये थैलेमिक गेट जो एरिया है हमारे ब्रेन का ओपन हुआ, तो वो इंसान अपनी बॉडी को खुद हील कर पा रहे थे। अपनी हीलिंग प्रोसेस हमारे बॉडी में हमेशा चलता रहता है, पर उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना इस गेट के ओपन होने के बाद उनमें देखा गया। प्लस जिस केमिकल की हमने बात की थी, जो पेन किलर हमारे 200 टाइम्स किसी भी पेन किलर से ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कितनी मात्रा में निकालना है, कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, वो भी ये लोग कंट्रोल कर पाए थे। ठीक। तो ये एक और हमने साइंस के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ये एक बहुत ही अचंभव वाला एक इंसिडेंस देखा। चलिए, अब हमने थैलेमस की बात की, तो अब करते हैं हाइपोथैलेमस की बात। हाइपोथैलेमस जो है ये हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपोथैलेमस हमारे थैलेमस के नीचे है। ठीक। इसका फंक्शन क्या है? ये मेनली हमारे एंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन मतलब हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के थ्रू। ठीक। दूसरा चीज, ये हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी, जो कांस्टेंट हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ फूड इंटेक, हम जब खाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए या हमारा पेट भर चुका है, ये जो सिग्नल होता है ये भी हाइपोथैलेमस ही देता है। इसके साथ साथ इमोशंस और हमारा जो 24 आवर साइकिल है हमारी बॉडी का, कि हमारे बॉडी में जो 24 आवर्स में क्या क्या चेंजेस होने हैं, वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक। चलिए, अब चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस से नीचे आकर ब्रेन के आगे हिस्से में एक छोटा सा मटर के दाने जैसा लटका हुआ ग्लैंड है। ठीक। इसके हम दो हिस्से देख सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब कि आगे वाला हिस्सा जो है पिट्यूटरी का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब जो हमारे पिट्यूटरी का पीछे वाला हिस्सा है। तो अगर इस चित्र में हम देखें तो जो ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम देखें तो उसका जो पिछला हिस्सा है वो जो हमारे हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्शन में है। मतलब हाइपोथैलेमस डायरेक्टली पीछे वाला जो हिस्सा है पिट्यूटरी का, उसमें न्यूरॉन्स भेजता है। ठीक। और यही माध्यम है कि वो पिट्यूटरी के सेक्रीशंस को कंट्रोल करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हम देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। वो कैसे? मान लीजिए कि हमारे अगर पिट्यूटरी को हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स को बढ़ाना है हमारे शरीर में, तो ये एक तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
स्टिमुलेटिंग मतलब कि उस सेक्रीशन को बढ़ा देना, ठीक। वहीं अगर उसको किसी चीज का सेक्रीशन कम करना है तो वो रिलीज करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इनहिबिटिंग हार्मोन उस जो भी हार्मोन है उस लेवल को हमारे शरीर में कम कर देगा। इसीलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे विचारों का भी कुछ ना कुछ असर पड़ता होगा हमारे हार्मोनल सेक्रेशंस पे। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रिंसिपल है कि जब हम किसी एक चीज पे बहुत ही ज्यादा इमोशन डालते हैं या बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ सोचते हैं जिस बारे में, तो उस ब्रेन एक्टिविटी से जो कंपन पैदा होती है न्यूरॉन्स की वजह से, जो एनर्जी पैदा होती है न्यूरॉन्स से, वो कंपन हमारे हाइपोथैलेमस के सेक्रीशंस को बदल देती है। तो इसी तरीके से हमारे जो विचार हैं वो हमारे हार्मोन्स के सेक्रीशंस को बदलते हैं, उन वाइब्रेशंस के थ्रू जो हमारे विचार पैदा करते हैं न्यूरल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक। चलिए, तो जब हमने अब अपना देख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड, अब आते हैं लिम्बिक सिस्टम की ओर। लिम्बिक सिस्टम, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस नाम में ही सिस्टम है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ इंक्लूड करता है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बट अगर हम इसके फंक्शन देखना चाहें तो इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे? डर, अग्रेशन, अग्रेशन मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो हमारा जो हिंसा जो हम करते हैं, या फिर हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी मेमोरी, प्लस जो हमारा नॉर्मल बॉडी का सेक्सुअल रिस्पॉन्स है, वो सब लिम्बिक सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर अगर हम इस चित्र में देखें तो ये जितने भी नीले पार्ट्स इसमें हम देख सकते हैं, ये सारे पार्ट्स हमारे लिम्बिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है, ठीक। अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें पीनियल ग्लैंड का भी बारे में बात करनी पड़ेगी। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड, मेडिकल साइंस अभी तक उसको इतना ही सिर्फ समझ पाई है कि हम इससे दो हार्मोन्स, दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। सेरोटोनिन जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है कि हम खुश रहते हैं, जो तो ये जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है वो पीनियल का सेरोटोनिन काम करता है। और मेलेटोनिन जो होता है वो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, मतलब कि हम कब सोएंगे, कितनी हमारी नींद कितनी गहरी होगी, कितनी देर की होगी, ये सारी चीजें भी मेलेटोनिन ही कंट्रोल करता है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं मिड ब्रेन की ओर। मिड ब्रेन जो है, इस चित्र में अगर हम ये सफेद पार्ट में सबसे ऊपरी हिस्सा देखें तो वो हमारा मिड ब्रेन है। ये क्या कंट्रोल करता है? ये हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स को हम कैसे समझें? मान लीजिए हम किसी भी गर्म चीज को कभी गलती से अगर छू देते हैं तो हम तुरंत वहां से अपना हाथ हटाते हैं, बिना हमारे ब्रेन से सोचे कि हमें हाथ हटाना है, हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव मूवमेंट हमने किया, इस एक्शन को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन नाम देते हैं या रिफ्लेक्स मूवमेंट नाम देते हैं। और ये सारे ऐसे प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है वो हमारी मिड ब्रेन कंट्रोल करती है, ठीक। चलिए, अब देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो है पॉन्स। पॉन्स हमारी ब्रीदिंग रेट और पैटर्न को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग रेट मतलब क्या, कि हम एक बार में कितनी सांस लेते हैं, और पैटर्न की मतलब हम कितनी गहरी सांस लेते हैं, या एक सांस से दूसरे सांस में हम कितना गैप देते हैं बीच में, ये सारे जो चीजें हैं वो पॉन्स कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये मेलेटोनिन के साथ मिलके हमारे स्लीप पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। अब अगर हम जाने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, मेडुला ऑब्लोंगेटा अगेन हमारे मेनली रिफ्लेक्स चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सर्कुलेशन, हार्ट रेट, अगेन ब्रीदिंग, और ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ऑटोनॉमिक फंक्शंस मतलब क्या, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी के जो हम अपने कॉन्शियसली अपने ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर सकते।
सिंपल सी बात है, हार्ट रेट एक ऑटोनॉमिक एक्शन है। हम सोच के नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी हार्ट रेट अभी तेज होगी अभी धीरे होगी, नहीं। हम कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको हम ऑटोनॉमिक फंक्शंस नाम दे देते हैं। बॉडी पोस्चर जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारे जो पोस्चर होते हैं हमारी बॉडी के, वो मेडुला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब चलते हैं सेरेबेलम की ओर। सेरेबेलम जो है, जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं, ये सेरिब्रम से बहुत मिलता जुलता है, और इस शब्द का अर्थ होता है लिटिल ब्रेन। ठीक, ये हमारी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। हाइंड मतलब हमारे ब्रेन के पिछले पार्ट का जो है, पिछला जो पार्ट है उसका ये हिस्सा है। तो अगर हम इस चित्र में देखें तो बिल्कुल ही लास्ट में हमें सेरेबेलम हमें मिलेगा। ठीक, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। हम चलते चलते कभी आगे या पीछे गिर नहीं जाते हैं, या फिर हम कहीं बैठे हैं तो कहीं भी हम एक सीध में रहते हैं। ये जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, ये सेरेबेलम कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो हमारे मूवमेंट्स है, जैसे कि हमारे हाथ और पैर का मूवमेंट जो है, उसको उसका जो कोऑर्डिनेशन है, ये भी सेरेबेलम करता है। और हमारी मसल्स, जो मसल्स जो है, हमारी मसल्स ना बहुत ज्यादा ढीली है ना बहुत ज्यादा टाइट है, ये जो मसल टोन होती है, इसको भी सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। ठीक, तो सेरेबेलम के साथ हमने अपने नर्वस सिस्टम के सारे मेजर पार्ट्स को देख लिया, उसके फंक्शंस को जाना, उसके स्ट्रक्चर को जाना। पर अब हम इससे आगे चलकर देखते हैं कि हमारे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उससे हम नर्वस सिस्टम को कैसे असर डालते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहली पहली चीज अगर लेना चाहें, तो हम अगर आहार ले लें, आहार, तो हमारा आहार हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि टी, कैफे, जो कॉफी, ये जो हम खाते हैं, इसमें केमिकल होता है कैफीन, जिसको हम बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है कि अगर फोकस नहीं है तो कैफीन पी लो, बहुत ज्यादा अलर्ट फील करने लगते हो। बट इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उसने हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। पर अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है कि ये हमारी ब्रेन को इतना ज्यादा स्टिमुलेट करने लगता है कि कुछ देर बाद फिर हमारी ब्रेन अपने जब नॉर्मल स्टेट में आती है, तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है, हमें नींद आने लगती है, लेथार्जिक फील करने लगते हैं। इसीलिए ये हमारे ब्रेन का दोस्त नहीं, दुश्मन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, जैसे कि कुछ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट वाले खाने होते हैं, जैसे कि लहसुन, हींग, प्याज, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इनका हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मेल और टेस्ट होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट है, ये भी हमारे ब्रेन को सडनली बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। बट हमारी ब्रेन उस ज्यादा एक्टिविटी वाले स्टेट में बहुत देर तक नहीं रह सकती, और इसीलिए जब वो नॉर्मल स्टेट में आती है, तो हमें लगता है कि हम आलस हमें आने लगता है, हम लेथार्जिक फील करने लगते हैं, और हमारा कहीं भी फोकस नहीं बनता है, क्योंकि सडन जो ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस हो रहा है इन खाने की वजह से, उस कारणवश हमारे ब्रेन पे ही असर पड़ता है। तो आहार सिर्फ हमारे पाचन प्रक्रिया पे ही नहीं, डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। अब जब हमने इन सब चीजों की बात की, तो हम थोड़ा मांसाहार के बारे में भी बात करते हैं। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों में ये देखा गया है कि जब जब न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा, तो उन लोगों में मूड डिसऑर्डर्स, यानी कि सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना या बहुत ज्यादा दुखी हो जाना बिना किसी कारणवश, ये परेशानी बहुत ज्यादा देखी गई, और स्पेशली जो बहुत ही ज्यादा मांसाहार करते थे। ये इसलिए देखा गया, जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने ये देखा कि मांसाहार जो जब उस जानवर को जब मारा जाता है, तो उसका डर और जो उसको दर्द होता है, उस समय उसकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं,
और वो केमिकल्स जो है उसके मरने के बाद भी वो मांस में रह जाते हैं, और जब इंसान उस मांस को ग्रहण करता है तो उसके ब्रेन पे भी वैसा ही असर पड़ता है, और इसीलिए इन लोगों में ऐसे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखे जाने लगे। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने इस मांसाहार के हमने पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर, खराब असर देखा था, तो नर्वस सिस्टम पे तो और भी ज्यादा खराब इसका असर है। ठीक है, तो अब जब हमने आहार की बात कर ली, तो हम एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारी जो पंचकोश साधना है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चित्र में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कलर्ड जो स्ट्रक्चर है ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं डायफ्रम। डायफ्रम जो है हमारे जो सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। कैसे, इसमें हम देखें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डायफ्रम जो है हमेशा एक ऐसे गोलाकार या ऐसे कर्व्ड रहता है हमेशा, जब हम सांस नहीं, जब हम हमारी सांस बाहर निकली हुई है, पर जब हम सांस लेते हैं तो ये थोड़ा और सीधा होने लगता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब हम अगर देखें तो इसके सीधा होने से क्या फर्क पड़ता है? इसके सीधा होने से ये फर्क पड़ता है, स्पेशली जब हम प्राणायाम के समय बहुत ही गहरी सांस लेते हैं और उसको कुछ देर तक अंदर रोकते हैं, तो डायफ्राम से एक नर्व निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व, जिसको हम नाम देते हैं फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व जो होती है ये डायरेक्टली हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमने क्या सीखा था कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर ये लो करता है। ठीक, तो प्राणायाम इसी एक मैकेनिज्म, जो मेजर मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर लो करने का है, वो फ्रेनिक नर्व जो हमारे डायफ्राम से जाती है उसके थ्रू है। दूसरी चीज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसी वजह से ये हमारे हेडेक्स जो होते हैं, और स्पेशली आजकल जो टेंशन हेडेक का नाम दिया जाता है, जो बहुत कॉमन देखा जाता है स्पेशली औरतों में, उसको भी ये कम करता है। ठीक, तो और ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है तो हमारा फोकस बढ़ता है, और जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी जो है वो सिंक्रोनाइज होती है। तो ये एक फायदा हमने प्राणायाम का देखा। ठीक, अब अगर हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो कुंभक के बिना तो वो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो कुंभक क्या क्या फायदा है? अगर हम अंतः कुंभक लगाते हैं, जब हम सांस लेके अंदर रोकते हैं, तब क्या होता है कि जब हमने सांस ली तो हमारे अंदर ऑक्सीजन उस टाइम, ऑक्सीजन जो है हमारे खून में बहुत ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट 100% ऑक्सीजन उस टाइम होता है हमारे खून में। ठीक, लेकिन जब हम उसको अपने अंदर रोक के रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे खून में जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी सारे सेल्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि सर्कुलेशन तो रुका नहीं। तो जब सारे सेल्स तक वो खून पहुंचता है तो हमारे सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करने लगते हैं, और हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो है खून में कम हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कुछ 1 या 2 सेकंड में ही पूरा हो जाता है, लेकिन हमारी सांस अभी भी रुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने शरीर में ऑक्सीजन अभी नहीं दिया, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस पैदा होता है। अब ये स्ट्रेस क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस का माहौल है, तो जितने भी डैमेज्ड सेल्स हैं या जो पुराने सेल्स हैं जो फंक्शन ढंग से नहीं कर सकते, वो सारे सेल्स मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। ठीक, दूसरी चीज इसमें जो एक और होती है वो ये है कि जो ऑक्सीजन जो हमारे खून में कम होता है वो हमारे बोन मैरो को, हमारे लिम्फ टिश्यू को और हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि नए सेल्स बना। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ हमने अपने पुराने सेल्स को खत्म किया और दूसरी तरफ हमने अपने बोन मैरो को और बाकी सारे टिश्यूज को नए सेल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट कर दिया। ये ये प्रक्रिया जो है, जैसे जैसे हमारी, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है सेल्स बनना और हटना, लेकिन क्या होता है कि जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सेल्स जो नए बनते हैं सेल्स वो कम होते जाते हैं। पर इस कुंभक में हमने देखा कि हमने खुद स्टिमुलेट कर दिया नए सेल्स का बनना। ठीक,
दूसरा, अगर हम देखें बाह्य कुंभक में क्या होता है, बाह्य कुंभक में जब हमने अपनी सारी सांस बाहर निकाल दी ऑलमोस्ट, तो उससे क्या हुआ कि पहले से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल लो है। और दूसरी चीज क्या हुई कि हमने जो सारी सांस बाहर निकाली, तो हमारे बॉडी में एक नेगेटिव प्रेशर यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो है दो मैकेनिज्म काम करेंगे। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये वैक्यूम एक तरीके से फिजिकली हमारे जितने डेड टिश्यू और सेल्स हैं उनको हटा के जो नए नए सेल्स जो नीचे मल्टीप्लाई होते हैं उनको ऊपर ले आता है। तो हमारे बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्पीड अप करता है। और दूसरी चीज जो हमने देखी थी ऑक्सीजन लो होने से, वो हमने अंतःकुंभक में भी देखा था कि वो हमारे बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू को स्टिमुलेट करता है नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक तरफ हमने फिजिकली उस वैक्यूम के थ्रू हमने सारे जो पुराने सेल्स थे उनको हटा दिया और नए सेल्स को हमने स्टिमुलेट कर दिया। तो हर दिन हम कुंभक के थ्रू एक छोटी मात्रा में हम लोग पुराने सेल्स को हटा के नए सेल्स बना के अपने शरीर को एजिंग से बचा सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने शरीर को और हेल्दी और जवान भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अंतःकुंभक का जो हमने मैकेनिज्म देखा, ये आजकल मेडिकल साइंस यूज करती है अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए, यही सेम मैकेनिज्म। और ये हम लोग अपने आप अपनी बॉडी में शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इसको विराम देना चाहूंगी। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि हमने जितनी भी चीजें आज देखी, उससे हमने देखा कि अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है हमारे पास जो कि आज की जो मॉडर्न साइंस है उससे कम से कम 1000 स्टेप्स आगे है। अभी धीरे धीरे मॉडर्न साइंस वहां तक पहुंच रही है। और गुरुदेव ने हमको पंचकोश साधना के रूप में ये इतने सरल रूप में हम तक ये पहुंचा दिया। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि लाल बिहारी बाबूजी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ हैं और हमें इस पथ पे चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे इस पथ पे चलें। तो ये एक मैं अपने तरफ से ये चीज और जो मैंने महसूस की वो मैं ये रखना चाहती थी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम दूंगी। प्रणाम सभी को। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, आपने जो है मॉडर्न साइंस को इस तरह जो है सबके सामने एक आसान तरीके से जो आपने हम सबको बताया, तो उससे निश्चय ही सभी के कॉन्सेप्ट बहुत से खुले होंगे। अब मैं आदरणीय सुभाष भैया को जो है वो हैंड रेस कर रहे हैं, तो वो कुछ पूछना चाह रहे हैं वो। जी जी भैया, आप अनम्यूट हैं आप। हाँ दीदी प्रणाम। सबसे पहले तो हम पूरे प्रणाम भैया। पीआरसी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि आज का क्लास जो है हम लोग जो साधना कर रहे हैं उसमें हम लोगों के अंदर जो लोगों ने भी क्लास अटेंड किया है तो डायमेंशनल चेंज लाएगा। तो इसमें एक दो पॉइंट्स हमारे थे। एक तो हम चाहेंगे जी कि भैया। थोड़ा पीपीटी भी आप शेयर कर देंगे ग्रुप में, थोड़ा हेल्प जी भी भैया। मिल जाएगी। और हम एडमिन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। और दूसरा थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स हम क्वेश्चन भी पूछना चाहते, क्यूरियोसिटी थी कि जो आपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बताया, एक तो उससे संबंधित है और दूसरा जो इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में स्टोर्ड है तो उसको हम फेच जो जी है किस पोर्शन से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं 10 साल की इंफॉर्मेशन, 20 साल की इंफॉर्मेशन, तो कुछ टाइम के बाद वो रिकॉल तो हो जाता है। एक तो स्टोरेज होता है, चलिए ठीक है, रेगुलर का स्टोरेज होता है तो उसको 4-6 महीने के अंदर फेच कर लेते हैं डाटा को। और अगर थोड़ा सा बैक में हम जाते हैं तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर रहता है कि जो हम 10 जी साल 20 साल 50 साल बचपन की यादें भी करने का प्रयास करते हैं अगर, तो एक तो वो किस पोर्शन में स्टोर होता है। और दूसरा प्रश्न हमारा था कि थैलेमस और जी हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन कैसे होता है। ये दो स्पेशल पार्ट आपने शेयर किया कि इसको कौन कंट्रोल करता है, और क्या ये भी ऑटोनॉमिक सिस्टम से ही मान के चल रहे हैं या इसका भी कोई है कंट्रोलर,
उस पर थोड़ा सा ये दोनों पॉइंट पर प्रकाश डालें आप। जी भैया, जो आप ये स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में, इसके सबसे पहली जो बात ये है कि हमारी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच कनेक्शन के रूप में स्टोर होती है। मतलब कि अगर एक इंफॉर्मेशन है तो वो एक, जैसे हाईवे होता है ना, एक रास्ता होता है जो एक एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाता है, सेम वे हमारी हमारी जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के कनेक्शन की तरह से स्टोर होती है। ठीक। और दूसरी चीज ये कि आपने पूछा कि ये किस पार्ट में स्टोर होती है, तो जो भी पार्ट उससे एसोसिएटेड है वहां पे होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने जो देखा कुछ, उससे रिलेटेड मेमोरी जो है वो मेरे ऑक्सीपिटल लोब में ही स्टोर होगी। ठीक है। मेरी जो, हॉस्पिटल में। जी, ऑक्सीपिटल में। तो अगर मेरी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई मेमोरी है तो वो मेरे टेम्पोरल लोब में स्टोर होगी। तो ये जिस पार्ट का जो फंक्शन है उसी पार्ट में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक। क्योंकि और थोड़ा कंफ्यूजन दूसरा हमको प्रश्न, इसी पॉइंट पर हुआ था कि आपने जब टेम्पोरल के जी बारे में बताया तो वहां भी आपने स्टोरेज की बात बताई, और जी ऑक्सीपिटल जी का भी आपने बताया। तो क्या जी इनके इंफॉर्मेशन स्टोरेज का जो करेक्टरिस्टिक होती है वो ड्यूरेशन पर जी डिपेंड करती है या उनके नेचर पर डिपेंड करती है? नहीं भैया, एक्चुअली ये जो दोनों कंप्यूटर चीज पे सिस्टम हम डिपेंड लोगों का करती है। होता देखिए, है ना, ये जैसे मान देखा लो कि गया। जो प्रेजेंट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो इसमें एक हमारी रैंडम जी एक्सेस मेमोरी होती है। तो जो डे टू डे की इंफॉर्मेशन जी होती है या उस टाइम करते समय वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और बाकी जी जो पुरानी इंफॉर्मेशन हमारी होती है वो रैम में नहीं होती है, वो मेन जी स्टोरेज डाटा में होती है। तो इसी टाइप से जी कुछ माइंड का भी होता होगा। तो वो हमारा पॉइंट था कि क्या ड्यूरेशन से भी कोई संबंध है इसका? भैया, ड्यूरेशन से ज्यादा जो हमारे माइंड में जो भी रिकॉल होता है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। मतलब किस इंफॉर्मेशन को हम कितनी बार हमने देखा, सुना, या कितनी बार हमारा उससे इंटरेक्शन हुआ, वो उतना ज्यादा हमारी मेमोरी में स्ट्रांग होता है और उतनी जल्दी हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेन आ जाती है हमारी ब्रेन मेमोरी के मामले में, है ना। कि जितना फ्रीक्वेंसी पे, जैसे बोलते हैं ना कि रिवाइज करने से ज्यादा याद होता है, सेम प्रिंसिपल, कि जितना ज्यादा हमारे ब्रेन में हम एक इंफॉर्मेशन को डालेंगे उतना ज्यादा उन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो जितना ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग रहता है उतनी ज्यादा हमारी उस चीज के बारे में मेमोरी अच्छी रहती है, और उतने जल्दी हम उसको किसी भी जगह पर रिकॉल कर सकते हैं और तुरंत बोल सकते हैं। बाकी सारी जो चीजें होती हैं, जो मान लीजिए हमने कभी एक बार देखी या एक बार पढ़ी, वो हम इसलिए जल्दी याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका जो न्यूरल कनेक्शन है वो बहुत ही वीक होता है। तो उसको रिकॉल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारी ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है। वही अगर हम दोबारा उस चीज को देखेंगे तो तुरंत हमें याद आ जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन है वहां पे। तो जब हमने जैसे ही उस चीज को दोबारा देखा, हमारे ब्रेन ने उस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है। तो ये एक हमारी मेमोरी से रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ पे ये है। और दूसरा जो आपने बोला था थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच कनेक्ट, जो कंट्रोल की जो आपने बात की थी, देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस जो आज तक बोलती है वो बोलती है कि हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेडिकल साइंस का कहना है। लेकिन आजकल जो रिसर्च हो रहा है, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट, जिनके मैंने रिसर्च पेपर सभी पढ़े, जो कुछ पिछले 5 साल की आप बात कर सकते हैं, उन्होंने जी। देखा है, जैसा कि मैंने क्लास में भी बोला, कि हमारे जो विचार है, विचार अभी जैसे हमने मैकेनिज्म देखा भी था कि जो हम सोचते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जो जाता है हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, वो जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वहां पे कंपन पैदा हो रही है। वही कंपन ही हमारे विचार ही मेनली उसको, उस कंपन के थ्रू जो थैलेमस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि थैलेमस जो है वो भी सेल्स से ही बना है, तो वो भी अपनी एक वाइब्रेशन है उन सेल्स की, जो थैलेमस के सेल्स हैं। लेकिन हमने अपने विचार के थ्रू उन सेल्स की वाइब्रेशन को बदल दिया। तो अगर हमने उस सेल्स की वाइब्रेशन को बदल दिया तो वो हमारे नीचे के हाइपोथैलेमस की वाइब्रेशंस को भी बदल देगा। क्योंकि एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारी ब्रेन में जो जितना ऊपर स्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है और उतना ज्यादा वो अपने नीचे स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रम का जो एक्टिविटी है, वो सीधे सीधे हमारे हाइपोथैलेमस को
और थैलेमस को इन वाइब्रेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। और ये एक बहुत ही रीसेंट रिसर्च चल रहा है और इस पे अभी ज्यादा साइंस नहीं बोल पाया, जैसे कि हम सबने नहीं, देखा। तो तो मैं ठीक है दीदी, तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि जो इसके एडवांस स्टेज पर इसके आगे का जो मैटर आएगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो भी आपने डिफरेंट वेव्स के बारे में बताया है, तो उनकी क्वालिटी से ही इसका कंट्रोल हो सकता है। मतलब अगर उसका देखा जाए कि थॉट प्रोसेस का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो रही है साइंस में, वो आ रही है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन हो सकता है पॉसिबल। जी जी। आपके और ये जो लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी पेपर और आपका बता वेवलेंथ रही है हमारे जी जी, ये मतलब उसके फ्रीक्वेंसी हिसाब और से सही वेवलेंथ होना कुछ नहीं, चाहिए। हमारे विचार है। जी जी जी, ठीक है फिर। थैंक यू जी दीदी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पीपीटी जरूर शेयर कर दें, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी हम लोगों को। जी भैया जरूर। पीपीटी शेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? नहीं नहीं, दिक्कत क्या हाँ नहीं, है। ठीक है, ठीक है, ओके, जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी दीदी, अरविंद भैया का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, ये खान पान प्राणायाम का सब पर का प्रभाव बता दिया गया, वो ब्रेन पर, ये पर, नर्वस सिस्टम पर। ये माथे में हम लोग तेल वगैरह लगाते हैं या शरीर में भी, उसका क्या प्रभाव है, थोड़ा सा बता दें। वो लगाना उचित है, नहीं है? उचित भैया, इसमें ऐसा चीज का तो उचित नहीं होना ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। एक तो कोई क्योंकि आज तक एटलीस्ट मेरी जानकारी में इसका कोई डायरेक्ट ऐसा खराब असर तो नहीं पड़ता हमारे ब्रेन पे या किसी भी हमारे नर्वस सिस्टम में। और तेल लगाना तो ऐसा हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, चाहे वो सर हो, चाहे बाल हो, चाहे मतलब बॉडी हो, वो हमारे लिए अच्छा ही है। ये कोई भी खराब इफेक्ट नहीं डालता हमारे शरीर पे। इसी शंका से। जी दीदी प्रणाम, बहुत अच्छा। जी दीदी, गोकुल भैया का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया, आपको अनम्यूट कीजिए। दीदी प्रणाम। प्रणाम बहुत अच्छी भैया। क्लास लगी थी आपकी, और साइंटिफिक बेस होने से थोड़ा सा क्लियर भी चीजें ज्यादा इजी होती हैं। मैं चाहूंगा एडमिन की बात करने के लिए कि ये एक, जैसे ये आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रेन का सिस्टम काम कर रहा है। अब शायद हो सकता है पूरी क्लास लग जाए इसको समझाने में कि पंचकोश साधना के जो 19 टूल्स हैं, वे 19 टूल्स किस किस तरीके से दिमाग के किस एरिया को इम्पैक्ट डालते हैं, इस पर भी एक थोड़ा सा क्लास हो या लेक्चर हो या आप थोड़ा सा उसमें और एक्सप्लेन करें तो शायद बहुत सी बातें अभी एस सिंह साहब क्लियर हुई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट बी, कि ये 19 टूल्स, चाहे वो अन्नमय कोश के, प्राणमय कोश के, मनोमय कोश के, ये सारे हमारे ब्रेन के किस पार्ट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ भैया, में इस बारे में जी, ये एक्चुअली ये एक बहुत ही डीप विषय है। और इसको अगर हमें कंट्रोल इसके बारे में देखने के लिए हमें एक पूरी क्लास लग जाएगी, और प्लस मुझे भी इसके बारे में अभी और थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये मेन बात है कि, और क्योंकि ये प्रोसेसेस जो है, ये जो चीजें हैं हमें समझने के लिए क्योंकि मैं जहां तक मैंने जितना भी ढूंढने की कोशिश की, उसमें मैंने देखा कि जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत सारे तरीके से हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को ही कई बार चेंज कर देती हैं। तो अगर हमें उसके बारे में बात करनी है तो वो हमें एक पूरी क्लास लगेगी उन सारे चेंजेस के बारे में बात करने में। आज मैंने सिर्फ उन चीजों को इंक्लूड किया जो हम लोग एक ऑन डेली बेसिस जो करते हैं, उसी को मैंने इंक्लूड किया और उसको समझाने की कोशिश की चश्मा कैसे लेने के हमें लिए असर जरूर डालता है। जाते हैं। सही बात है, इसलिए मैं पहले ही कहा कि शायद उसकी पूरी क्लास लगेगी, और मैं एडमिन से रिक्वेस्ट, क्योंकि इसका पूरा पार्ट, ये आज की क्लास इतनी इन्फॉर्मेटिव, और ये पूरी तब होगी इसका सेकंड पार्ट जब आए, तो बहुत ज्यादा आदमी को प्रैक्टिकली इफेक्टिव होगा कि इससे हाँ लाभ मिलता है, और ऐसे लाभ मिलता है तो और ज्यादा उत्साह भी बढ़ेगा। धन्यवाद जी जरूर है, ये तो होना जी, उसमें और हम डिटेल में देख सकते हैं इन सब चीजों को। जी दीदी, अमन भैया हमारे साथ हैं, उनका भी हैंड रेज है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की क्लास निश्चित ही जो है ये बहुत ही आवश्यक थी हम लोगों के लिए, और आगे भी हम लोगों को ऐसे ही जो है आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी आशा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, मेरा प्रश्न था कि जब कभी ध्यान में जो है जाते हैं या जब वगैरह करते हैं, तो उस स्थिति में जो है बिल्कुल एक ऐसी स्टेज आती है जब बिल्कुल एकदम बोध नहीं रहता है कि अपन किस स्थिति में है, कहाँ पे पहुंच गए, क्या है। तो जी क्योंकि नींद की स्थिति भी नहीं है, स्लीपिंग स्थिति में क्या होता है कि उसमें गर्दन गिर जाती है या फिर झटके आते हैं, या मतलब ऐसा होता है। तो बॉडी जब एकदम जी स्ट्रेट रहती है और जो है बिल्कुल एकदम कुछ चीज का भास ना हो, समय का भान ना हो, तो ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं, और मतलब इसका फिजिकल बॉडी पे क्या इम्पेक्ट होता है? हाँ भैया, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली जब बहुत ही ज्यादा डीप मेडिटेशन में होते हैं, और स्पेशली जब हमारी ब्रेन जो है वो थीटा वेव्स प्रोड्यूस करने लगती है, तब जो होता है ये हमें अपनी फिजिकल बॉडी का कुछ मतलब अवेयरनेस नहीं रह जाता है। और इसीलिए जब हमें अवेयरनेस नहीं है, तो जो हमारी जो कंट्रोल है मसल्स पे, वो जाने की वजह से ये जो होता है ना कि गर्दन आगे अचानक से झुक जाना, चाहे झटके से वो हो जाना, ये इस वजह से होता है क्योंकि उस समय हम अपने कॉन्शियस माइंड को छोड़ के हमारी जो एक्टिविटी है वो सब कॉन्शियस माइंड पे जाने लगती है। और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे जो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, और इसी वजह से हमारी बॉडी सडनली वो जो गिरना चाहे झटका लगना वो उसी वजह से होता है। जहां तक इस जो प्रोसेस की नाम की बात है जी, अभी तक तो एटलीस्ट मेडिकल साइंस ने इसको कोई नाम नहीं दिया है सच। यहाँ पे सिर्फ ब्रेन वेव्स के बारे में ही वो लोग बात करते हैं। और एस जी, और एटलीस्ट मेडिकल साइंस इतने में ही रुक गया है। और जहां तक बात हुई इसके बॉडी पे जो असर पड़ता है, तो देखिए ये जो मेडिटेशन में हम इस स्टेट में पहुंचते हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। ब्रेन, हाँ, क्योंकि हमारे जो ये स्टेट होता है, ये एक्चुअली ये स्टेट जो होता है ना, जो डीप मेडिटेशन वाला, ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये देखा जाता है। क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं एटलीस्ट 5 साल की उम्र तक हमेशा थीटा स्टेट में ही रहते हैं, मतलब वो हमेशा सबकॉन्शियस स्टेट में ही रहते हैं। और अडल्ट तक आते आते हमारा वो स्टेट हट जाता है। और इसी वजह से इस स्टेट में रहना अडल्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, इस स्टेट में जाना अडल्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो प्रॉपर रिलैक्सेशन चाहिए, और ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। फिजिकल बॉडी पे एज सच इसका एटलीस्ट जो असर है उसके बारे में तो मैं भैया ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इस मामले में मेरी नॉलेज है इतनी ही सीमित है। तो इस बारे में भैया मैं और नहीं बोल पाऊंगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रेन को एनर्जाइज करने के लिए जो इसमें बोलते हैं कि ध्यान की अवस्था में जाके शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है। तो कुछ ना कुछ, जी क्योंकि इसमें बोध नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रकृति के साथ में जो है कुछ तालमेल इसमें बैठता है, आदान प्रदान होता है, जिससे जो है जी कुछ चेंजेस आते हों। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दीदी, विक्की भैया का हैंड रेज है, उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रणाम बाबू जी। हाँ बहन, मैं हाँ ये भैया। पूछ रहा था कि जैसे अभी हमारे नर्वस सिस्टम पे कितनी बार, अभी जैसे मेरा रिलीज मेडिकल बोर्ड चल रहा था, तो अक्सर जो है हम लोगों को मतलब क्यू में होना होता है स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए। तो उसमें हम लोग बैठे रहते हैं, तो जो अध्ययन करना होता है क्लास में समरी वगैरह के लिए, तो समयाभाव में वहां भी उस समय को यूज किया जाता है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं उसको अपने जो मेरे पास डिजिटल फॉर्म में जो लिटरेचर्स हैं उसको पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी बारी आ गई, डॉक्टर सर का वेट करते करते डॉक्टर साहब सामने से निकले, अपने केबिन में भी चले गए। तो जो मेरे पीछे वाले हैं, सर आपका नंबर आ गया, अब आप जाओ। मैं बोला डॉक्टर साहब कब आए? तो अरे वो तो आके 10 मिनट पहले से, अब आपका नंबर आ गया, जाओ। तो ये कौन सा स्टेट होता है? ऐसा 2 to 3 टाइम्स मेरे साथ हुआ कि मैं आराम से वहां बैठा बैठा हूँ, बॉडी बैठा है, मैं स्वाध्याय में संलग्न हूँ, उन चीजों को जोड़ रहा हूँ, और सर आके मेरे सामने से जाके वहां बैठ भी जाते हैं। और आफ्टर 10 मिनट्स जब मेरे पीछे वाले बंदे मुझे बताते हैं कि अरे सर, सर आ गए। मैंने पूछा कब आए? तो अरे वो तो 10 मिनट पहले से आके, आपकी बारी आ गई, आप जाओ। ये कौन सा हाँ भैया,
इसमें क्या है ना भैया, देखिए कि जब आप नॉर्मली जो जो लोग रहते हैं ना, जिनको आसपास की चीजों क्या हो रही है ये पता रहता है, इवन जब वो पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बीटा वेव फॉर्म के स्टेट में, मतलब दे आर अलर्ट कि उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ना। और इवन जब तक हम अल्फा तक भी जाते हैं तो क्या होता है कि अल्फा वेव्स तक जब हम पहुंचते हैं, यानी कि हम थोड़े रिलैक्स स्टेट में पहुंचते हैं, तो इस समय क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी सराउंडिंग से अनभिज्ञ रहने लगते हैं, मतलब हमें थोड़ा हमारे आसपास क्या हो रहा है इससे हमारा ध्यान हटने लगता है। और जब तक हम लोग कई बार ये देखा गया कि जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी एक चीज पर फोकस रहते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स जो है थीटा तक भी जा सकती हैं। डेल्टा हमने देखा था मेडिटेशन वगैरह में, बट वो थीटा तक भी जा सकती है बहुत ज्यादा फोकस के स्टेट में ना। वो स्टेट ऐसा होता है कि हमें कोई जो हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमें कुछ पता नहीं रह जाता, सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं वो फोकस जो होता है हमें सिर्फ उसी के बारे में अवेयरनेस रह जाती है। तो वही स्टेट हो ऐसा होता है कि आपको पता नहीं रहेगा कि आपके आसपास क्या हुआ, या कोई आपके सामने से निकल गया नहीं निकला, ये उस टाइम होता है। और ये बिकॉज आप इतने ज्यादा उस पर ये जो फोकस रहता है, तो हमारी ब्रेन वेव्स जैसे जैसे सिंक्रोनाइज होती हैं कभी भी, तो वो धीरे धीरे बीटा से नीचे फ्रीक्वेंसीज की ओर जाने लगती हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और ये आप मेडिटेशन के बजाय आप जो फोकस कर रहे हैं जिस काम पे, उसके थ्रू आप ये अचीव कर रहे हैं। ओके ठीक है बहना, क्लियर हो गया, थैंक यू। जी दीदी, अब कुछ चैट में भी प्रश्न आए हैं तो मैं उन्हें आपके सामने रख देता हूँ। जी विठल जी पूछ रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड ब्रीदिंग फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल इफेक्ट्स ब्रेन। भैया, ये ब्रीदिंग फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एज सच मेडिकल साइंस इस राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल के जो ब्रीदिंग है इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताता है। ये कौन चल हेलो हाँ। तो मेडिकल साइंस जो है ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल में कोई अंतर नहीं करता है। सिर्फ आज तक जो मेडिकल साइंस बता पाया है वो ये है कि हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं इससे हमें असर पड़ता है, बट राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल के सांस में कोई अंतर मेडिकल साइंस नहीं बोलता है। उसके लिए दोनों साइड से इक्वल है। ये जो है ये हमारा ये अध्यात्म ही समझा सकता है इस बात को। मेडिकल साइंस उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो जो नाड़ियों के वजह जो एक्टिवेशन होता है, जो अलग अलग असर पड़ता है, वो उतना अभी उस बात पे कोई रिसर्च नहीं हो पाई है। और मैं बिना रिसर्च के या बिना किसी प्रूफ के मैं कोई बात नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। जी दीदी, दीदी एक प्रश्न विनोद जी का है। तो वो पूछते हैं कि क्या सिर में चोट लग जाने से बुद्धि बढ़ जाती है? नहीं आपको अगर कहीं भी चोट लगती है तो आपके जो सेल्स हैं वो तो और डैमेज हो जाएंगे ना। तो अगर आपके सेल्स डैमेज हो गए तो कैसे वहां पे बुद्धि बढ़ेगी? इनफैक्ट अगर बच्चों में चोट लग जाए तो वो उसकी पूरी लाइफ के लिए उसकी इंटेलिजेंस को कम कर सकता है। अडल्ट्स में चोट लग जाए तो कुछ उस हिस्से का जो न्यूरॉन्स हैं वो थोड़े डैमेज होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हील होंगे और फंक्शन वापस आएगा। लेकिन ये चोट लगना सिर्फ डैमेज ही करेगा, बुद्धि नहीं बढ़ा सकता है किसी की। हम्म। जी दीदी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि चोट लगने से जो है अगर अगर कोई हिस्सा जैसे ब्रेन का है तो कहीं ब्लॉकेज है तो जो उसको भी कुछ ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिले, ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं भैया, जो अगर कहीं ब्लॉकेज है भी तो अगर चोट लगेगी आपको तो वो उसको और खराब करेगा, क्योंकि जो ब्लॉकेज थी वहां पे आपने अगर उसको चोट लगी तो हो सकता है कि वो वहां से निकल के कहीं और जाके अटक जाए, और अगर वो कहीं और जाके फंस सकती है तो वो और ज्यादा सीरियस डैमेज भी कर सकती है। और अगर क्योंकि वो ब्लॉकेज है तो मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फिजिकल इम्पैक्ट की वजह से वो ब्लॉकेज वहां से हट जाए या खुल जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो और इनफैक्ट ब्लीडिंग होके हेड में उसको और खराब ही कर सकती है ना। चोट लगने से स्पेशली हेड इंजरी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इट्स किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं हो सकती। जी दीदी। जी दीदी अगला प्रश्न केवी दुबे जी का है। वो पूछते हैं कि भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा जवाबदार है और उसके नियंत्रण के लिए प्राणायाम या ध्यान कैसे सहायक होता है?
आपका जो इमोशंस के लिए जो मेन हिस्सा जिम्मेदार है, उसको हम कह सकते हैं, एक तो हाइपोथैलेमस हमारा एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो जिम्मेदार है इसके लिए, और प्लस हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, ये दो सिस्टम ऐसे हैं जो मेनली हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके नियंत्रण के लिए जी जरूर सी बात है कि प्राणायाम और जो प्राणायाम या ध्यान जो है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब आप देखिए, इमोशन भी आपकी एक तरह की, साइंस के तौर में अगर आप देखें या न्यूरो साइंस के टर्म्स में देखें, तो इमोशन भी एक तरह का केमिकल है, एक तरह का ऐसा केमिकल है जो हमारे न्यूरॉन्स ने रिलीज किया है ना। तो अगर मान लीजिए डोपामिन रिलीज किया तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, सेरोटोनिन रिलीज किया तो हम खुश रहते हैं, और वही इन चीजों की कमी होने लगती है तो हम दुखी रहने लगते हैं, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। ठीक है, तो जरूर सी बात है कि अगर हम प्राणायाम के समय और ध्यान के समय जो हम लेते हैं, फोकस करते हैं या भावना करते हैं उस टाइम पे, उससे हम धीरे धीरे अपनी न्यूरल एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। उस पर फोकस करके अगर अगर हमें इस इमोशन को चेंज करना है, तो प्राणायाम और ध्यान के समय उसी चीज पे फोकस करके हम लोग इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्राणायाम और ध्यान से हम अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कर सके और उन्हें एक अपलिफ्ट कर सके, हमेशा एक अच्छे भावनाओं को बढ़ा सके। ये पॉसिबल है बिल्कुल। जी दीदी, दीदी अगला प्रश्न सुमन दीदी का है। वो पूछ रही हैं कि इन टाइम ऑफ उबासी जब आती है तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट वर्किंग। तो ऐसा ऑफिस की मीटिंग में उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, तो वो पूछना चाह रही है। ये अगर मैं ब्रेन के टर्म्स में बोलूं तो हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो मेनली कंट्रोल करता है थ्रू रिलीज ऑफ ये एड्रेनलिन जो होता है। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है, बट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से ये रिलीज होता है। और इसके रिलीज का कम हो जाना जो है, हमें नींद जैसी फीलिंग आती है, आलसी फील होता है, उबासी आती है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से एड्रेनलिन जो या एपिनेफ्रिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। और एक बड़ा जो बहुत कारण हो सकता है वो है इंटरेस्ट भी हमारा है, कि अगर हम उस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं है या हमें बोझ लगता है तो भी सेम चीज होती है ना। बट ब्रेन के टर्म्स में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे जो कि हम कितना अलर्ट हैं जब हम जगे हुए हैं, ये कंट्रोल करता है। जी दीदी अगला प्रश्न आशीष भैया का है। वो पूछते हैं कि सिर दर्द की गोली कैसे कार्य करती है। सिर दर्द की गोली जो है अलग, बहुत सारे जो है वो उनके अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन जो सबसे कॉमन जो काम करती है वो क्या होता है कि हमारे जो सर में भी हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी वेसल्स होती हैं जिसमें खून जाता है हमारे ब्रेन में। वो यूजुअली जो स्पेशली जो आजकल जो स्ट्रेस हेडेक बोलते हैं या टेंशन हेडेक बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि वो आर्टरीज बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं। ये मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से वो पतली हो जाती हैं, और हमारे जो ब्रेन में जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो जो सबसे कॉमन गोली हम लेते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल लेते हैं या कॉम्बिफ्लेम, ऐसी जो टैबलेट्स लेते हैं, ये मेनली क्या करती हैं कि उन वेसल्स को जो कि हमारा खून कैरी कर रही हैं, उनको उनको जो पतली हो गई थी उनको थोड़ा लूज कर देती है, मोटा कर देती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डायलेट करना बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ता है हमारे ब्रेन को, और हमारे सर दर्द को कम करता है। ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं इसके, बट ये मोस्टली इसी तरीके से काम करती हैं सर दर्द की जो दवाइयां होती हैं। जी दीदी, सुभाष भैया जी का हैंड रेज है, मैं फिर से उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया। हाँ दीदी, अभी एक प्रश्न आया था अभी ग्रुप में, ये हमको लग रहा है कि वो विठल साहब है, शायद यूएस से होंगे। तो विठल भक्ता साहब ने जो क्वेश्चन किया था कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल का, तो ये अगली बार के लिए आपके एक असाइनमेंट भी है, तो इसे बाबूजी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन हम चाह रहे थे दीदी, जैसे आपने ईईजी पैटर्न को किया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को,
तो अगली बार के लिए अलग अगर आप इलेक्ट्रोन्यूरोग्राम का भी थोड़ा पैटर्न स्टडी कर लेंगी, क्योंकि हम लोगों का बेस यही है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल का, क्योंकि हम इसको परसीव भी करते हैं और फैक्चुअल होता भी है, तो दोनों में पैटर्न में डिफरेंस आता है, पैटर्न चेंजेस भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूरोग्राम का जब हम स्टडी करेंगे तो उससे क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उस पर थोड़ा सा बाबूजी प्रकाश डालेंगे। लेकिन अगली बार के लिए साइंस का आपका असाइनमेंट रहेगा कि अगली बार नहीं कहेंगे हमने इसको नहीं स्टडी किया है, अगली बार कर के आना है और फिर आपका क्लास अरेंज होगा, क्योंकि हम लोग को इसकी आवश्यकता है दीदी। ठीक है जी जी जरूर भैया, बाबूजी प्रकाश डालेंगे इस पर, हमको उम्मीद है। लेकिन जो साइंस कह रही है वो तो आपको बताना पड़ेगा कि मेडिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोन्यूरोग्राम का पैटर्न और कैसे उसको काम करता है, उसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या है इशू। तो ये हम लोगों की तरफ से एक आपको असाइनमेंट भी मिल गया है। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया। जी दीदी, आदरणीय नागेंद्र बाबू जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। जी बाबू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दिया भैया? जी जी जी। अच्छा दीदी प्रणाम। दीदी सुन रही हैं? जी भैया प्रणाम। हाँ दीदी, ये हमें बाबूजी से के संपर्क में आने से ये कभी सुनने को मिला था कि उनका पहले उनका ब्रेन जो है वो मैथमेटिक्स के लिए काम नहीं करता था, मतलब मैथमेटिक्स का छोटा मोटा काम भी वो नहीं कर पाते थे, और 9th क्लास के स्टैंडर्ड में आने के बाद एकाएक उनका ब्रेन खुल गया था। और वो ऐसे कुछ बताते थे कि जैसे किसी नाली को उन्होंने ऐसे कूदा और ऐसे ही सडनली चेंज आ गया था उनके ब्रेन में, और उसके बाद मैथमेटिक्स में वो बहुत ही अच्छा करने लगे थे, मतलब वो टॉप भी किए थे। तो एक तो पहले ये चेंज कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ये, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम ये महसूस किए हैं कि बचपन में ब्रेन बहुत ही बढ़िया काम करता था जब हम लोग पढ़ते लिखते थे, और अभी जो ये हमारी स्टेज जैसे बहुत ही ज्यादा एज की हो गई है, तो इसमें काफी मतलब जो ब्रेन का एक्टिविटी है बहुत स्लो हो जाता है। तो ये इन चीजों का कैसे एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, काइंडली इसको बताएं। धन्यवाद। जी जी भैया, जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न की बात है कि जो लर्निंग एबिलिटीज जो हमारे एज के साथ जो है, देखिए क्या होता है कि जितने भी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और जो वो उनका कोई भी ऐसा पक्का कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि हमारे पास गीली मिट्टी होती है और हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कुछ उसी स्टेट में होता है। मतलब कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, या जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उस समय हमारी ब्रेन जो है बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव होती है, और क्योंकि हमारे कोई परमानेंट कनेक्शंस नहीं बने हैं ब्रेन में, तो ये बहुत ही ज्यादा जल्दी कोई भी चीज सीखते हैं बच्चे। और स्पेशली 5 साल की उम्र तक, जब तक कि जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक हमारे न्यूरॉन्स के नंबर भी बढ़ते रहते हैं। अब क्या होता है कि 5 साल की उम्र के बाद न्यूरॉन के नंबर बढ़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी ब्रेन, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी न्यूरल कनेक्शन पक्का नहीं है, तो 25 साल की उम्र तक हम जो कुछ भी सीखना चाहते हैं ये बहुत ही सहज रूप से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने न्यूरॉन्स हैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए हम सीख सकते हैं तुरंत। वही अगर 25 साल की उम्र की बात देखें तो क्या होता है कि हमारे जितने न्यूरल कनेक्शंस हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने मिट्टी को कोई भी चीज बना के उसको सुखा दिया, शेप दे दिया, तो अब उसको हम बदल नहीं सकते जल्दी, बहुत मतलब इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम चीज हमारे न्यूरॉन्स के साथ भी होती है। अब सारे न्यूरल कनेक्शंस पक्के हो गए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हम सीखते हैं चीजें, हमारी जो पॉसिबल तो है। तो इसमें इवन दो हमारी क्षमता में कमी थोड़ी आती है जो 25 साल की उम्र के बाद, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये क्षमता कहीं ना कहीं लोगों में घटती हुई देखी जाती है।
पर आजकल जो देखा जा रहा है, स्पेशली मेडिटेशन के थ्रू जो देखा जा रहा है और एक्सरसाइज और योग के थ्रू, तो उस टाइम क्या हो रहा है कि इन लोग जो जो लोग ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि अपने फोकस के थ्रू और अपने ध्यान और भावना के थ्रू इन लोगों में ये जो न्यूरल एक्टिविटी है जो कि 25 साल की उम्र के बाद घटनी चाहिए, एक्चुअली या तो मेंटेन रहती है, नहीं तो कुछ लोगों में बढ़ती हुई भी देखी गई है। तो ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसको रिवर्स करना भी पॉसिबल है। तो ये दोनों चीजें ही सच है ना। और जी, तो ये वाला हुआ आपके दूसरे प्रश्न, ये प्रश्न का आपका सवाल मतलब जवाब था मेरे पास जी। और धन्यवाद। जहाँ तक वो पहले प्रश्न का जो आपने पूछा था भैया, वो बाबूजी क्लियर कर सकते हैं, मेरी क्षमता में तो नहीं है वो। ठीक जी है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जी भैया। प्रणाम दीदी। जी बच्चे जी जो होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी चीज जी को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जैसे 5 से ऊपर होने लगता है एज, तो वो देखते हैं जी कि ज्यादा पकड़ने लगता है। पढ़ने की कोशिश जब करता है तो ज्यादा पकड़ने लगता है, लेकिन पढ़ते नहीं है। उसके जी ब्रेन में उसके ब्रेन में देने के बाद एक बार में पकड़ लेते हैं, वही प्रैक्टिस नहीं करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता दीदी, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पास न्यूरॉन्स है ना, लेकिन वो न्यूरॉन अभी मतलब उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। जब हमने नर्व का स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन का, तो हमने एक्सॉन पे देखा था एक पर्पल कलर की कवरिंग थी। वो एक्सॉन जो पतला सा एक जो धागा टाइप का स्ट्रक्चर था, उस पे एक पर्पल कलर की कवरिंग थी। वो कवरिंग जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कोई भी जो चीज करते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने के लिए, है ना, और दूसरी चीज उसको स्टोर करने के लिए। लेकिन बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें न्यूरॉन्स पे वो कवरिंग नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो जब वो पैदा होते हैं तो ना वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ना कुछ सीख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कवरिंग्स उनके न्यूरॉन्स पे आती जाती है, तो वो लोग सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप बोली लिखना, कुछ भी पकड़ना, चीजें बोलना, ये सब जो सीखते हैं, ये धीरे धीरे जैसे उनका न्यूरॉन मैच्योर हो रहा है, जैसे जैसे उस पर कवरिंग्स बन रही हैं, तो ये वो सीखना शुरू करते हैं। लेकिन एटलीस्ट 7 साल की उम्र तक वो कवरिंग्स पूरी हर न्यूरॉन पे नहीं होती है, और इस वजह से जो वो सीखते हैं वो कई बार बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ये क्योंकि उनका जो न्यूरॉन्स है वो मैच्योर नहीं होने की वजह से ये चीज हो देखी जाती है। है? जबकि बाल मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता जी, है कि 7 साल के बच्चे का माइंड तेज चलता है। माइंड तेज चलेगा दीदी, वो आप उसके सामने जो करेंगी वो बहुत जल्दी पकड़ेगा, बहुत जल्दी उसको सीखेगा। लेकिन उस चीज को सीख के उसको फर्स्ट चीज वो अपने दिमाग में लंबे समय तक रखना, और दूसरी चीज अपने उसको यूज करना उस इंफॉर्मेशन को, ये बच्चों में कम होता है। सीखना बहुत जल्दी होगा। थैंक यू दी, थैंक यू। जी दीदी, एक आखिरी प्रश्न है यहाँ पर जो एक आए हुए हैं मित्र, पूछना चाह रहे हैं कि हाउ प्राण वायु कैन हेल्प इन रेक्टिफाइंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द मेन योगास प्रैक्टिस फॉर इट। एक सेकंड भैया, एक बार रिपीट करेंगे। जी दीदी, ये पूछ रहे हैं कि हाउ प्राण वायु कैन हेल्प इन रेक्टिफाइंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, व्हाट आर द मेन योगा प्रैक्टिस फॉर इट। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए योगा प्रैक्टिस, भैया ये मतलब योगा भैया इस मामले में तो सही बताऊं तो इस मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसमें, बाबूजी ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जब नहीं करती हूँ तो मेरे को सही में इस बारे में कोई भी ज्यादा आइडिया नहीं है। ये बाबूजी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। जी जी दीदी जी, आदरणीय बाबूजी हमारे साथ जी में हैं, तो मैं बाबूजी से विनती करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दें। दीदी प्रणाम। और नाम बाबूजी। जी
अपने युवा डॉक्टर हैं आदरणीय डॉक्टर ये श्वेता जी, तो बेंगलोर से आज क्लास ले रही थी, और ये हम सबको हमेशा काम आएंगे। तो हम सब मिल करके इस ज्ञान विज्ञान में तर्क में हिस्सा लें। तो ये जो आज की कक्षा चल रही है, ये स्तरीय कक्षा मनोमय कोर्स में से ही शुरू हो जानी चाहिए, यानी हम लोग की गाड़ी 1 साल लेट चल रही है सिलेबस। तो अभी विज्ञानमय कोर्स में भी कुछ टच करने वाला कि माइंड के दोनों पार्ट होते हैं, कॉन्शियस भी होता है और सुपर कॉन्शियस भी होते हैं। तो सुपर कॉन्शियस को ही विज्ञानमय कोर्स कहते हैं। तो आज चूंकि समय हो गया है, तो फिर हम कभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। लेकिन जो अनसुलझे प्रश्न है आज के, उस सारी गुत्थियां पूज्य गुरुदेव सुलझा चुके हैं, उसको हम सामने रख सकते थे। तो जितना भी न्यूरिकल डिसऑर्डर्स है जो प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है, उसके साइंस गुरुदेव ने बता दिया है। आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, इस साहित्य पर वैज्ञानिकों को अपना शुद्ध बुद्धि उस दिशा में दौड़ानी चाहिए। और वैदिक साइंस में ही बता दिया है कि अल्फा बीटा थीटा डेल्टा सब क्या चीज है। तो उसमें बता दिया कि इंद्र और अश्विनी कुमार और वरुण जो वेद में देवता कहे गए हैं, और मित्र देवता, यही सब उसके द्वारा काम आते हैं। तो एक समझने की शैली वैदिक साइंस में इन्होंने दिया है। और इन्हें आज के युग के वैज्ञानिक ऋषि और संत कहा जाए तो ये क्लाइमेक्स की अवस्था में पूज्य गुरुदेव के साहित्य है। फिर भी अभी एक नागेंद्र जी का जो प्रश्न आया था कि 9th क्लास में की घटना थी कि हम बिल्कुल डल, अपने क्लास के सबसे डलेस्ट स्टूडेंट थे, डलेस्ट, और क्लास के खास साइंस में टॉप मोस्ट हो गए। तो कबड्डी कबड्डी खेलकर भाग रहे थे, कब घटना घटी तो उसके साइंस से नहीं मिला पाया ना। 9th क्लास के बच्चे हम लोग क्या साइंस को उतना प्रखर था। लेकिन जो इंसिडेंस जी की बात थी, जैसे हमने छलांग आवश्यकता से अधिक सीमा का छलांग लगाया था, तभी एरियल मार्ग में ही थे, अभी जमीन पर नहीं आए थे। तो एरियल मार्ग के क्रम में ही एक हवा गुजरे इधर से प्राण, और इस ब्रेन से इस से, मतलब कि लगता है कि अभी के साइंस से हम यदि समझ के बताएं कि कैसे हुआ होगा और क्यों चेंजेज आया, तो टेम्पोरल लोब के माध्यम से फिर प्रवेश किया था और लिम्बिक सिस्टम को क्लीन करते हुए बाहर निकला होगा, क्योंकि पूरे आर पार हमने क्रॉस होते हुए फील किया था। और लिम्बिक सिस्टम ही पूरा का पूरा सब कॉन्शियस माइंड है और पूरा का पूरा कमांड करता है। तो उसी क्रम में जो एमिगडाला के पार्ट से सटा हुआ हिपोकैम्पस है, उसको जरूर क्लीन किया होगा, क्योंकि उसमें स्टोरेज रहता है, हार्ड डिस्क सब होता है वो। और अचानक ब्रेन खुल गया तो हम गली में दौड़ दौड़ कर चिल्लाने लगे थे, जैसे आर्किमिडीज ने चिल्लाना शुरू किया था, यूरेका यूरेका, कि हम तेज बनेंगे, ब्रिलियंट बनेंगे, ब्रिलियंट बनेंगे। और नेशनल स्कॉलरशिप में भी चले गए थे। तो यह था कि बात में कि तो वो जो स्टोरेज हैं जन्म जन्मांतरों के, वो सारे संस्कार ब्रेन में भरे पड़े रहते हैं। और साधना से तप की प्रखरता किया जाए, ये अपने प्रारब्ध बस भी समय पर आकर फूट जाएंगे। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदैकम। हे अर्जुन, तुम्हारी ये साधना और ज्ञान ट्रेवलर चेक है, और पिछले जन्मों के भी पूंजी सडन एटमॉस्फेयर पाकर कभी भी फूट सकती है वो। उसके बाद तुम्हारी जर्नी और हजारों गुना स्पीड में जा सकती है। तो यह है, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राणायाम से ब्रेन के कौन से पार्ट को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इस पर पूज्य गुरुदेव का क्या विचार है। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को, और सत सत नमन डॉक्टर शिवांगी दी को, और प्रणाम करते हैं और शांति पाठ किया जाए। अमन जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शांति पाठ कर लेते हैं। शांति 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 समाप्ति।